नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों 2026 स्टार्ट हो चुका है। आपको और आपके पूरे परिवार को 2026 की हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। और साथियों हम लोग भगवान से यही अपेक्षा करते हैं और यही विनती करते हैं कि आपका 2026 के अंदर आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो चाहे अदर कोई और सेक्टर हो, उसमें आप नेक कीर्तिमान स्थापित करो, आपको सफलता मिले उसके अंदर। साथियों इसी के साथ में जो आज की सेशन की जो अपडेट है वो जीडीपी को लेकर के है। जीडीपी को लेकर के इसलिए है क्योंकि भारत वर्ल्ड की या फोर्थ नंबर की जो जीडीपी जो पिछले साल भर से आप लोग सुन रहे थे वो ऑफिशियली तौर पे उसका अनाउंस हो चुका है। वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी बन चुकी है या इकोनॉमी बन चुकी है। साथियों हमने जिस देश को पछाड़ा है वो जापान को पछाड़ा है। इसी के साथ में साथियों लगभग पिछले साल हमको ये टाइटल मिला था कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कोई कंट्री थी तो वो भारत थी। इसी के साथ में अब हमको इस चीज के लिए भी जाना जाएगा कि वर्ल्ड की सबसे फोर्थ सबसे लार्जेस्ट कोई इकोनॉमी है तो वो भारत इकोनॉमी है। साथियों हाल ही के अंदर जो आईएमएफ की जो नई आईएमएफ की रिपोर्ट आई थी कुछ दिनों पहले की, बोला जाता है कि दिसंबर के लास्ट तक जाते जाते भारत चौथी इकोनॉमी बन जाएगा। तो अभी भारत सरकार ने अपनी प्रेस रिलीज की है और उसके अंदर ये ऑथेंटिक रूप से या मतलब ऑथेंटिक रूप से ये अनाउंस कर दिया कि मतलब भारत अब चौथे स्थान पे आ चुका है इकोनॉमी के अंदर। इसी के अलावा साथियों मैं आपको बताऊं, आप कुछ आंकड़े बता रहा हूं, वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी कोई इकोनॉमी है तो वो यूएसए है। मतलब 30.507 ट्रिलियन की है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे अगर कोई इकोनॉमी है तो वो चाइना इकोनॉमी है, मतलब 19.231 ट्रिलियन की इनकी इकोनॉमी है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे कोई इकोनॉमी है साथियों तो वो है जर्मनी की है। जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो लगभग 4.744 मतलब ट्रिलियन की है। इसके बाद में कोई चौथे नंबर पे है तो वो भारत की इकोनॉमी है। और साथ ही भारत की इकोनॉमी है तो ऐसे बोला जा रहा है कि लगभग अगले 1 या 2 साल में हम लोग जर्मनी का जो स्थान है वो ले लेंगे, हम लोग जर्मनी की जगह पे आ जाएंगे। और इस हिसाब से क्योंकि भारत की ग्रोथ हो रही है इस टाइम में इकोनॉमी की। इसी के साथ में साथियों भारत सरकार का जो वार्षिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट है वो आया है। उसके अंदर भारत सरकार ने ऑथेंटिक रूप पे ये कहा है कि हम लोग जापान को पीछे पछाड़ दिया है और हम लोग चौथे नंबर पे आ चुके हैं। और लगभग इस स्पीड से जिस स्पीड से अब हमारी जो ग्रोथ चल रही है या इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है उस हिसाब से अगले 2 साल के अंदर हम लोग जर्मनी को पछाड़ के हम लोग तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। लगभग हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे जर्मनी को मतलब बाईपास करके हम लोग अगले 2-3 साल के अंदर। और साथियों इसी के अलावा आपको एक चीज और बता दूं, जो भारत की अभी प्रेजेंट टाइम की जो इकोनॉमी है वो लगभग 4.18 ट्रिलियन डॉलर की है, मतलब प्रेजेंट टाइम के अंदर 2026 के अंदर भारत की जीडीपी। उसके अलावा ये जो जीडीपी है लगभग 2030 तक भारत की जीडीपी है वो लगभग 7 ट्रिलियन की हो जाएगी। ये भी मतलब जो नोट जो रिलीज किया गया, फ्रेश रिलीज किया है, उसमें ये भी अनुमान लगाया कि 2030 तक भारत की जीडीपी होगी वो 7.3 ट्रिलियन की होगी। इसी के अलावा जो जो अपने नीति आयोग के जो सीईओ हैं उनके द्वारा भी ये मतलब कुछ दिनों पहले मतलब कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया था कि भाई साहब आपकी हमारी जीडीपी जिस हिसाब से ग्रोथ कर रही है तो इस हिसाब से वर्ल्ड के अंदर इस लेवल पे और इतनी मतलब हमारी ट्रिलियन की जीडीपी हो जाएगी। इसी के साथ में साथियों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था, उन्होंने भी लगभग अप्रैल के अंदर अपनी रिपोर्ट निकाली थी। उसमें ये कहा था कि लगभग साल के अंत तक बाईपास कर जाएगा जापान को, भारत मतलब फोर्थ नंबर का जो स्थान है या जो टाइटल है उसको ले लेगा। इसी के अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी ये मतलब आपने सोचा कि जीडीपी तो हमारी बढ़ गई, हम लोग वर्ल्ड के अंदर फोर्थ नंबर पे आ गए, पर प्रति व्यक्ति आय मतलब एक आदमी साल भर में कितना कमा लेता है उसकी आय में आज भी हम लोग बहुत पीछे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो लगभग विकसित कंट्री हैं, वो लोग डेवलप कंट्रीज हैं, हम लोग अभी विकासशील हैं, मतलब डेवलपिंग की जो स्टेज है उससे गुजर रहे हैं। तो अभी हमारे पास में जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत कम है। जैसे अभी बताऊं 2024 की प्रति व्यक्ति आय हम लोग देखें भारत की तो वो लगभग $2629 थी। और इसके अलावा साथ ही बात कर दूं जापान की, तो जापान हमसे लगभग 12 गुना ज्यादा है। वहां की जो व्यक्ति को जो सालाना कमाई होती है वो 12 गुना ज्यादा है। उसके अलावा जर्मनी की बात की जाए तो वो हमसे लगभग 20 गुना ज्यादा है। इसी के साथ में आपको मैं एक्चुअल डाटा बताऊं 2025 का, ये 2024 का डाटा है जो 2700 मतलब $11 व्यक्ति प्रति साल के अंदर जो मतलब हमारा भारतीय व्यक्ति कमाता था। जबकि उस टाइम में 2024 में हमारी जो इकोनॉमी थी वो लगभग 3.3 9 ट्रिलियन की थी। अभी बात 2025 की कर लिया जाए तो 2025 में भारत की जो इकोनॉमी है मतलब जो भारत की जीडीपी है वो तो 4.187 ट्रिलियन की हो चुकी है। पर जो प्रति व्यक्ति आय है ना वो मतलब 2878 मतलब डॉलर के आसपास ही है, बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसके जस्ट ऊपर आओगे, ये भारत का आंकड़ा मैं बता रहा था आप लोगों को, अब इससे जस्ट ऊपर आओगे तो आप लोग जापान है। जापान को हम लोग ट्रिलियन मतलब इकोनॉमी में तो हम लोग बाईपास कर दिए, उससे ऊपर आ चुके हैं। पर बात कर ली जाए प्रति व्यक्ति कमाई के अंदर तो जापान में जो प्रति व्यक्ति जो कमाई है व्यक्ति की
वो लगभग 33,995 है, यूएस डॉलर है, जबकि भारत की 2878 है। और जबकि हम लोगों ने जब 5वें नंबर पे क्रॉस करके आए थे उस टाइम में मतलब यूके को करके आए थे, मतलब ब्रिटेन को करके आए थे। तो ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति के आए है वो 54,900, लगभग 54,949 प्रति व्यक्ति डॉलर वहाँ उनकी सालाना व्यक्ति की इनकम है। तो हम लोग इसमें हम लोग पिछड़ रहे हैं। उसी के अलावा साथियों एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जैसे हमारी ग्रोथ रेट है अप्रैल जून के अंदर 2024-25 के अंदर 6.5 रही थी जीडीपी की, तो 2025-26 के अंदर हमारी 7.8 का अनुमान लगाया जा रहा है। और इसी के साथ में मैं आपको एक चीज और बता दूं, लगभग 2015 के अंदर जो भारत की जो इकोनॉमी थी या जीडीपी थी वो लगभग 2.2 ट्रिलियन की थी। और वर्तमान समय में 2025 में लगभग 10 साल के बाद में अगर देखा जाए तो लगभग 3.3 ट्रिलियन की है। और इसी के साथ में भारत तीसरे नंबर पे आ चुका है। और साथियों इसी के अलावा आपको मैं बताऊं, ये लगभग जनवरी के महीने में है, जो अभी डाटा आया है आपके पास में वो अपने पास में दिसंबर का है। और साथियों इसी के अलावा लगभग पिछले 10 साल का जो हम लोग ये 10 साल का देख रहे हैं 2015 से लेकर 2025 तक का, वो 10 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ की है वर्ल्ड में किसी देश ने तो वो भारत ने की है। देखो 2015 की बात कर ली जाए और 2025 से हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो इसमें आप लोग देखोगे 2010 के अंदर 2015 के अंदर 2.1 थी, वहां पे अभी प्रेजेंट टाइम में 2025 के अंदर 4.3 हो गई। तो यहां से अपन लोग ये देखें ना ग्रोथ कितनी हुई, तो लगभग 105% की ग्रोथ हुई है। वर्ल्ड में किसी देश ने इतनी ग्रोथ नहीं की, आप चाहे अमेरिका का देख लो, चाइना का देख लो, जर्मनी का देख लो, जापान का देख लो, किसी देश ने नहीं की है। उसके अलावा अगर अमेरिका ने की है तो 66% की है। वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे किसी की जीडीपी ग्रोथ की है तो वो चाइना की ग्रोथ कर रही है, मतलब 76% है। साथियों आपको एक चीज और बता दो, हम लोगों ने जापान को बाईपास करके आए तो जापान की जीडीपी में जो ग्रोथ रेट है पिछले 10 साल के अंदर वो 0% है। मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि जापान की जीडीपी स्थिर है, मतलब जापान की जीडीपी यहां देखोगे लगभग 10 साल पहले भी 4.4 ट्रिलियन की थी और आज भी 4.4 ट्रिलियन की है, उसका भी हम लोग रीजन बताएंगे। इसी के साथ में मैं आपको एक चीज बता दूं, इस साल की जो महंगाई के लिए भी बोला गया है कि भाई इस महीने के अंदर ऐसे ऐसे महंगाई रहेगी। इसके अलावा जो हमारे जो क्वार्टरली जो रिपोर्ट आती है कि भाई इस क्वार्टर में हमारी जीडीपी ने इतना ग्रोथ किया, तो वो एक एक चीज अलग अलग भारत सरकार ने बताई है। इसी के साथ में साथियों मैं आपको यह बता रहा हूँ कि जैसे जीडीपी ग्रोथ हो गई तो जीडीपी ग्रोथ होने के बाद में मतलब वर्ल्ड के जैसे बहुत सारे देश ऐसे संगठन है जब आपस के अंदर मिलते हैं तो उसके अंदर एक संगठन है G20 की कहानी ये निकल के आती है कि G20 में 20 देश हैं और 20 देशों के अंदर वर्ल्ड की सबसे जो टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं, जो चाहे वो इकोनॉमी में हो चाहे वो और किसी सेक्टर में हो, उनके अंदर जब आप कॉम्पिटिट करते हो तो उसके अंदर भारत सबसे ज्यादा ग्रोथिंग या सबसे ज्यादा तेजी से जो इकोनॉमी जिसकी बढ़ रही है ग्रोथ हो रही है उसमें भारत आता है। और इसी के साथ में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही भारत तीसरी इकोनॉमी बन जाएगा, वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी। अब साथ ही मैं आपको एक चीज बताऊं, लगभग यह अनुमान 2028 तक लगाया जा रहा है कि 2028 में जाते जाते भारत वर्ल्ड की सबसे मतलब तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अब मैं एक चीज बताऊं कि साथ ही इकोनॉमी बढ़ रही है हमारी, इसको हमें क्या फायदा होगा, तो मैं आपको एक चीज बता दूं भारत को फायदा क्या होगा। जो भी वैश्विक मंच है जो मतलब जहां पे वर्ल्ड के लीडर्स हैं या पंच हैं जो आपस में आके पंचायती करते हैं कि भाई देश मतलब दुनिया को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, इस दिशा में आगे ले जाना है, तो वहां पे जब भारत अपनी बात बोलेगा तो उसको शांति से लोग सुनेंगे। क्योंकि मतलब ये आपकी कहावत है हमेशा कि जो दन्ना सेठ होता है उसकी बात को लोग शांति से सुनते हैं। तो अब भारत दन्ना सेठ की कतार में आना स्टार्ट हो गया। भारत जब भी कोई स्टेटमेंट देगा कोई भी बात बोलेगा उसको लोग शांति से सुनेंगे, उसकी मीनिंग का अर्थ निकालेंगे। साथ ही उसके अलावा अगर हमारी जो मतलब इकोनॉमी बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा या सबसे ज्यादा बजट किसी का बढ़ेगा तो वो सैन्य क्षमता बढ़ेगी। मतलब हम लोग बजट बढ़ेगा तो सैन्य डिफेंस को बजट ज्यादा अलॉट करेंगे, ज्यादा बजट अलॉट करेंगे तो हमारा जो डिफेंस की इक्विपमेंट है जो उपकरण है वो ज्यादा हम लोग परचेज कर पाएंगे, ज्यादा हम लोग सैन्य उपकरण ज्यादा सेना को दे पाएंगे। इसके अलावा जैसे जन कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं, जो समाज की भलाई के लिए योजनाएं चलती हैं, वो हमारे भारत देश के अंदर उसके अंदर हम लोग ज्यादा पैसा लगा पाएंगे, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो लगभग लोगों की जो मतलब उत्थान हो पाएगा या जो लोगों को जो जिस दौर से गुजर रहे हैं उससे बाहर निकाल पाएंगे उन लोगों को। साथियों आपको एक चीज बता दो, हम लोग जापान को पीछे बाईपास करके आए हैं, जापान को हम लोग पछाड़ के आए हैं। तो इसकी वजह क्या रहेगी, जापान पछड़ा कैसे हम लोगों से या पीछे कैसे हो गया जापान हम लोगों से, उसमें कुछ मेजर रीजंस हैं। जैसे जापान की इकोनॉमी है, जापान की पॉपुलेशन है इस टाइम के अंदर वो लगभग बुजुर्ग है एकदम, मतलब औसतन आयु उस देश की लगभग 50 ईयर के आसपास है। मतलब वहां पे पूरे देश की जो जनता है उसकी अगर औसत उम्र निकाले तो वो 50 साल आती है। तो उस टाइम वो मतलब बुजुर्ग देश का टैग मिलना स्टार्ट हो गया। तो वहां पे क्या जो कार्य करने की जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है काम करने की, वो पहले की तुलना में बहुत कम हो चुकी है। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि वहां पे और अभी लगभग 10 साल के अंदर वहां की इकोनॉमी लगभग 0% ग्रोथ कर पाई है, क्योंकि वहां जो व्यक्तियों की ये उम्र है वो बढ़ती जा रही है, बुजुर्ग होते जा रहे हैं। उसके अलावा साथियों
ये आपको मैं एक चीज बताऊं, पिछले 10 साल में नहीं, कम से कम 20 साल के अंदर वहां की इकोनॉमी है वो लगभग 0.3% से लेकर 0.19% के आसपास, ये उसके आसपास ही घूम रही है। जबकि भारत की जो इकोनॉमी है वो जो ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है इकोनॉमी के अंदर, जीडीपी के अंदर, वो 7 से 8% के आसपास लेके चल रहा है। और बहुत सारे ये हैं कि जैसे मान लो डॉलर के मुकाबले अब उनके जो मुद्रा है येन है, वो भी मतलब उतना वर्चस्व नहीं है जितना वो लगभग 1990 के दशक के अंदर उनका वर्चस्व हुआ करता था। इसके अलावा साथियों, भारत इतनी ग्रोथ कर रहा है, जैसे मान लो भारत ने इतनी ग्रोथ की है, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो प्रमुख उनके कारण ढूंढोगे या कारक ढूंढोगे तो सबसे पहला निकल के आता है कि भाई मांग बढ़ रही है। मांग क्यों बढ़ रही है? तो मैं आपको बता दूं, भारत की पॉपुलेशन है वो लगभग 140 करोड़ की है। अगर जिस देश की 140 करोड़ की पॉपुलेशन है तो वहां पे स्वाभाविक है मांग बढ़ेगी। और इस टाइम में वर्ल्ड में किसी चीज के उपभोक्ता या मतलब किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग, या किसी चीज को हम लोग मंगवा रहे हैं या खर्च कर रहे हैं सबसे ज्यादा, तो भारत तीसरे नंबर पे आता है इस टाइम में। और लगभग ये मान के चलो घरेलू खपत खपत है, उसके अंदर जो हमारी जीडीपी का 60 से 70% तो हमारा लगभग जो घरेलू खपत है उसी के अंदर हो जाता है। उसी के अलावा साथियों, अब जो हमारी जो जनसंख्या है इस टाइम में, मतलब यंगेस्ट जनसंख्या है। मैं आपको एक डाटा बता रहा हूँ कि भारत की 50% पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी औसतन उम्र है वो लगभग 15 से लेकर 55 वर्ष के आसपास है। तो जिससे जो भी काम करते हैं, काम की जो एफिशिएंसी है, दक्षता है, वो ज्यादा निकल के आती है। इसके अलावा भारत सरकार ने अभी पिछले 10 साल में एक चीज की है, जैसे मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट लेके आए हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग को वो भारत के अंदर ही खुद की, मतलब कोई भी देश अगर कोई फैक्ट्री लगा रहा है वो भारत में लगाओ, बाहर से आप माल लेके नहीं आओगे भाई साहब, यहाँ यहाँ बनाओ, यहाँ लोगों को रोजगार दो और यहाँ पे बेचो आप लोग, ये मतलब स्कीम लेके आए हैं। चाहे फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, ऑटोमोबाइल हो, चाहे फार्मा सेक्टर हो। फार्मा सेक्टर की तो कहानी ऐसी है कि जो वर्ल्ड में या ग्लोबल या वैश्विक आप दुनिया देखोगे तो उसके अंदर जो जेनेरिक दवाएं हैं उसका 20% कोई आपूर्ति करता है या मतलब मतलब उन तक पहुंचाता है, तो वो भारत 20% मार्केट को कवर करते हैं। और साथ ही इसके अलावा जो फॉरेन, जैसे मान लो कि एफडीआई आ रहा है, फॉरेन जो रिजर्व आ रहा है, मतलब बाहर से फॉरेन करेंसी आ रही है इन्वेस्ट के लिए भारत में। जैसे एप्पल जैसी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी, गूगल जैसी ऐसी कंपनियां बड़ा बड़ा इन्वेस्ट लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनको अपना जो भविष्य दिख रहा है वो भारत में दिख रहा है, क्योंकि भारत अभी विकासशील देश है। जबकि अमेरिका, चाइना, ये मतलब डेवलप कंट्री है, वो विकसित कंट्री है, हम लोग विकासशील। अभी हमारी क्या ग्रोथ बढ़ेगी, हमारी मतलब जीडीपी की ग्रोथ बढ़ेगी। साथ ही इसी के अलावा भारत पे एक टैग लगा हुआ है कि भारत पे एक टैग ये लगा हुआ है कि भारत, लगभग भारत को बैलगाड़ी का देश बोला जाता था 1950 के दशक के अंदर, आप देख भी सकते हो। मतलब भारत को एकदम गरीब देश बताया जाता था। आपको मैं एक चीज बता दूं कि भारत में ये परिवर्तन कब से आया, तो 1991 का वो दशक था जब हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म किए थे। मतलब हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर के लिए हमारा मार्केट खोल दिया था। पहली भारत प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं खुला हुआ था, बंद मार्केट था, बंद बाजार था। अब भारत ने 1991 में भारत के जो मार्केट है भारत का, वो मतलब ग्लोबल या वर्ल्ड के लिए खोल दिया। और खोलने के साथ में ही उस टाइम में प्रधानमंत्री हुआ करते थे पी नरसिंह राव, और जो हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह। सती में खोलने की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगभग खत्म होने के लिए आ गया था। हम लोग भुगतान भी टाइम पे नहीं कर पा रहे थे, हम लोग किसी देश से सामान मंगवा रहे थे तो उसका भुगतान भी टाइम पे नहीं कर पा रहे थे, तो भुगतान वाला ये संतुलन गड़बड़ा रहा था। तो भारत को लास्ट में लगा कि मार्केट खोलना चाहिए। और आपको एक चीज बता दूं, चाइना हमसे लगभग 10 साल पहले, लगभग चाइना ने 1970 से 1980 के बीच के अंदर अपना मार्केट ओपन किया था वर्ल्ड के लिए, और प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया था। हम लोगों ने 1980 से 1990 के दशक में, लगभग 1991 के आसपास हम लोगों ने मार्केट ओपन, हम लोग चाइना से 10 साल पीछे थे। और इसी के अलावा आपको एक चीज बता दूं, जब भारत देश आजाद हुआ था तब भारत की और चाइना की लगभग इकोनॉमी बराबर बराबर थी, मतलब जीडीपी ग्रोथ थी वो बराबर थी। साथ ही उसी के बाद में होता क्या कि वो 10 साल पहले अपना मार्केट खोलते तो वो हमसे ज्यादा ग्रोथ करते हैं, हम लोग 10 साल बाद में 1991 में खोलते हैं तो हम लोग थोड़ा पिछड़ जाते हैं। और प्रति व्यक्ति आय आपको बता दो 1990 के दशक में आप देखोगे ना, तब हमारे और चाइना के बीच में प्रति व्यक्ति आय में ज्यादा अंतर नहीं था। लगभग 1990 के अंदर भारत की प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति की आय थी लगभग $367, जबकि जो चाइना है उसकी 317 थी। उस टाइम में तो वो हमसे भी कम था। पर उसके बाद में चाइना इतना आगे कैसे बढ़ गया हम लोगों से, चाहे अभी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में भारत की जो जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन की है, चाइना की जीडीपी है वो 19 ट्रिलियन की, लगभग हमसे 5 गुना, 4 गुना ऊपर है वो। इसलिए ऐसा क्यों हो गया? तो मैं बता दूं, जब चाइना जब प्राइवेट सेक्टर को ओपन किया था 1980 के दशक में, तब चाइना सबसे ज्यादा किसी चीज पे जोर दे रहा था तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे और मैन्युफैक्चरिंग पे दे रहा था, क्योंकि जो देश जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देगा वो उतनी ही ज्यादा ग्रोथ करेगा, क्योंकि वो अपना सामान बनाएगा और पूरी दुनिया के अंदर वो एक्सपोर्ट करेगा उसको। जबकि भारत ने सबसे ज्यादा किसी चीज पे ध्यान दिया उस दशक के अंदर तो सर्विस सेक्टर पे दिया। आज भी लगभग ये जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है उसमें लोग नौकरियों के पीछे भगते हैं, ये मतलब इसी वजह से भारत पीछे हो रहा है। भारत में आज भी अगर लोगों की मानसिकता ऐसी हो जाए कि वो उद्योग की तरफ ध्यान दे, लग बिजनेस करने पे ध्यान दे, तो बात बहुत जल्दी, मैं कह रहा हूँ, चाइना को पीछे कर देगा। वो दिन ज्यादा दूर नहीं होगा कि 20 साल बाद हम लोग चाइना को बाईपास कर जाएंगे।
इसके अलावा साथियों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, लगभग चाइना और मैंने आपको जैसे बताया कि चाइना और भारत की लगभग बराबर थी जीडीपी। तो उस टाइम में भारत का जो बजट हुआ करता था वो लगभग 2.7 लाख करोड़ का हुआ करता था, और उसके अलावा 30.6 बिलियन की उस टाइम में हमारी, मतलब बिलियन में देखें तो 30.6 बिलियन की हमारी इकोनॉमी हुआ करती थी उस टाइम में। मतलब एक गरीब देश थे। वर्ल्ड की अगर हम लोग, या वैश्विक अगर ग्लोबल हम लोग जीडीपी का उस टाइम में हम लोग हिस्सा देखें तो लगभग 3 से 4% माना जाता था हम लोग, मतलब इतना पिछड़ के रहते थे। और उसकी कई वजह थी, जैसे हमारे जैसे ये हमारी ग्रोथ हो रही थी वो उस टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर पर थी 95% तक, और वो भी सबसे ज़्यादा गाँवों से होती थी। तो एक मेन वजह ये भी थी कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर या जो मैन्युफैक्चरिंग थी उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। और मित्रों, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारा जो विदेशी भंडार बढ़ेगा, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, तो भारत की जेब जितनी मजबूत रहेगी, भारत की वर्ल्ड में तूती उतनी ही ज़्यादा बोलेगी। और साथियों, वाकई में आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके जाओ। इस टॉपिक के प्रति आपका क्या ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाया करो। और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके जाया करो। और साथ ही इतने पैसेंस के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप लोगों का थैंक यू, धन्यवाद।